बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कासिम अली और आप देख रहे हैं लर्न विद डॉक्टर कासिम अली। एफएससी के जो ईडीएम सीखने का सिलसिला हमने शुरू किया है, आज उस सिलसिले में हम 21 से लेके 25 तक के जो ईडीएम हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो 21वां ईडीएम है वो है ए नैरो एस्केप। अंग्रेजी में इसके मानी है ए सिचुएशन इन विच यू ओनली जस्ट अवॉइड डेंजर, डिफिकल्टीज और ट्रबल। उर्दू में हम कहेंगे कि एक ऐसी हालत जिसमें आप ख़तरात से, मुश्किलात से या मुसीबतों से बड़ी ही मुश्किल से बच पाते हैं। अगर हम इसके ओरिजिन की तरफ आते हैं तो जो लफ्ज़ नैरो है इसका मतलब होता है बेयरली सफिशेंट, यानी मुश्किल से पूरा पूरा। नैरो रेफर्स टू स्मॉल, लिटिल और लॉन्ग आइटम दैट इज़ नॉट वाइड लाइक अ रोड दैट इज़ नॉट वाइड। हम नैरो जो छोटा हो या तंग हो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे तंग रोड। अब इस तरह का जो रोड है उसके ऊपर ड्राइविंग करना काफ़ी मुश्किल होगी। अगर वहाँ पे ट्रैफिक हो या वो रोड मसरूफ़ हो तो आपके पास इतनी ऑप्शन नहीं बचेगी कि आप सारा रोड इस्तेमाल करें। आपको एक तंग साइड जो है वहाँ से बड़ी मुश्किल से बच के निकलना है, यानी कि वहाँ पे एक्सीडेंट जो है उसके होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। मिसालों की तरफ आते हैं तो पहली मिसाल है ए फैमिली हैड अ नैरो एस्केप व्हेन ए ट्री फेल जस्ट इन फ्रंट ऑफ देयर कार। एक ख़ानदान जो है वो बहुत ही मुश्किल से बच पाया था जब उनकी कार के सामने एक दरख्त आके गिरा। दूसरी मिसाल है ही हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम गन फायर। वो बंदूक की गोली से बहुत मुश्किल से बचा था। ए वुमन हैड अ नैरो एस्केप यस्टरडे व्हेन हर कार लेफ्ट द रोड। एक औरत बहुत मुश्किल से बच पाई थी जब उसकी कार सड़क से नीचे उतर गई थी। अमजद हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। अमजद जो है वो रोड एक्सीडेंट से बहुत मुश्किल से बच पाया था। अब जो 22वां इडियम है वो है ए रोटन एग। अंग्रेजी में इसका मानी है ए पर्सन हु इज़ द लेटेस्ट, द लास्ट और द स्लोएस्ट इन द ग्रुप एट परफॉर्मिंग अ सर्टेन टास्क, समवन हु बिहेव्स इन अ बैड और डिसऑनेस्ट वे। अब उर्दू में इसका मानी ये बनता है कि एक ऐसा शख्स जो किसी भी खेल में किसी भी जो कारनामा करना है या ग्रुप में कोई आपने कारकर्दगी दिखानी है उसमें सबसे आखिर पे हो या सबसे स्लो हो, या कोई शख्स जो बेईमान हो या ईमानदारी से काम ना लेता हो या बुरी तरीके से काम ले रहा हो, उसके लिए भी हम जो रोटन एग है उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसका ओरिजिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अगर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने देखा होगा कि अंडों से चूज़े निकालने के लिए मुर्गी के नीचे अंडे रख दिए जाते हैं। और ऐसा भी होता है, अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया हो, कि बहुत सारे बच्चे अपना अपना अंडा ला के उस पर निशानी लगा के मुर्गी के नीचे रख देंगे। जो अंडे जो उन्होंने रखे थे उसमें से चूज़े निकल आएंगे, लेकिन कुछ अंडे जो हैं उनमें से चूज़े नहीं निकलेंगे। एक हो सकता है या दो हो सकता है। तो जो भी बड़ा घर में होगा तो वो कहेगा हो सकता है कि ये वाला अंडा जो है वो गंदा हो, यानी कि उसके एक मखसूस दिन होते हैं, जैसे 21 दिन। अगर 21 दिन या 22 दिन के बाद उस अंडे में से चूज़ा ना निकल रहा हो तो हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये अंडा जो है वो गंदा हो सकता है। अब अगर हम उस अंडे को तोड़ेंगे, उसमें चूज़ा ना बना हो तो वो गंदा होगा और उसकी बड़ी बुरी और गंदी स्मेल आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी हालत जिसमें हमें वादा तो बहुत अच्छी चीज़ का किया गया हो लेकिन उसका इख्तिताम जो है वो अच्छा ना हो, बुरा हो, जिसमें हमें नुकसान हो या जो हमने सोचा हो वैसा पूरा ना हो। अगर आप अमेरिका, यूरोप या किसी मगरबी मुल्क में पले बड़े हैं और आप किसी स्कूल में रहे हैं तो आपने ये वाला मुहावरा या ये वाली लाइन ज़रूर सुनी होगी, लास्ट वन देयर इज़ ए रोटन एग। जो आखिरी वाला बच्चा है वो गंदा अंडा है। अब यहाँ पे गंदे अंडे से मुराद स्लोएस्ट है, या आप कह सकते हैं कि जो सही तरह परफॉर्म करने वाला ना हो। तो बच्चे ये उस टाइम इस्तेमाल करते थे जब वो कोई खेल खेल रहे हो, जैसे स्विमिंग करनी हो या कोई भी खेल खेल रहे हो, उनके ग्रुप का जो एक साथी है वो सही परफॉर्म ना कर रहा हो, वो सही तरह से उनको जीतने में मदद ना दे रहा हो। जैसे स्विमिंग पूल में सब ने छलांग लगानी है, एक हिचकिचा रहा हो और उनका ग्रुप जो है वो पीछे रह जाए, तो बाकी बच्चे उस बच्चे के लिए जो उस स्विमिंग पूल में जंप नहीं लगा रहा, छलांग नहीं लगा रहा, उसके लिए ये लाइन इस्तेमाल करते हैं, लास्ट वन देयर इज़ ए रोटन एग, यानी कि ये स्लो बच्चा है, ये जल्दी काम करने वाला नहीं है, लेटेस्ट है। लेटेस्ट भी हम उसको कहते हैं जो सबसे आखिर पे हो। ये जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो सबसे आखिर पे आई होती है, उसके लिए हम ताज़ा तरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम एरिक पैट्रिज की डिक्शनरी में देखते हैं तो वो ये कहता है कि ये लफ्ज़ जो रोटन एग है ये यूएसए में ओरिजिन हुआ है इसका, वहाँ से शुरू हुआ है और बच्चे इसको ताने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दूसरे बच्चे को
जो सही तरह से एक्टिव नहीं होता उसको ताना देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका ओरिजिन 19वीं या 20वीं सदी में से है। अब मिसालें देखते हैं। कम ऑन वी आर ऑल जंपिंग इन द लेक, लास्ट वन इज अ रॉटन एग। चलो भाई हम सब लेक के अंदर, झील के अंदर जंप लगा रहे हैं, जो आखिरी वाला है वो बहुत सुस्त है या रॉटन एग है। वी कुड टेल ही वॉज अ रॉटन एग इवन एट ए यंग एज। हम ये बता सकते हैं कि वो वाला जो बच्चा है वो गंदा अंडा है। यानी ये आप दो अंदाज में ले सकते हैं कि लेजी या सुस्त है या बेईमान अच्छे किरदार का नहीं है, इवन एट ए यंग एज, हत्ता कि जब वो छोटा हो। हिज पेरेंट्स डिड एवरीथिंग दे कुड टू स्टीयर हिम ऑन द राइट पाथ, बट आई थिंक जैद माइट जस्ट बी अ रॉटन एग। जैद के वालिदैन ने हर वो काम किया जो उसको अच्छे रास्ते पे रखने के लिए वो कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में जो जैद है वो एक गंदा अंडा है, यानी कि जो मुआशरे में अच्छा शख्स ना हो उसके लिए हम रॉटन एग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इडियम है ए हेयर ब्रेड स्केप। इसका मतलब भी है बाल बाल बच जाना, बहुत मुश्किल से बच जाना। अंग्रेजी में इसके मानी है वेरी क्लोज एस्केप, हार्डली एस्केप्ड, एस्केप एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मार्जिन। तो उर्दू में हम कहेंगे बड़ी मुश्किल से बचना या बहुत ही करीबी फासले से बचना। अब अगर इसका हम ओरिजिन देखते हैं तो इसका ओरिजिन 15वीं सदी में ऐसे हुआ कि लोगों ने जो बाल है, बाल आप देखते हैं कि बहुत ही बारीक होता है। अगर हम इसकी मोटाई देखते हैं तो ये 1 इंच का तकरीबन 48वां हिस्सा होता है। तो इसको पुमाइशी इकाई के तौर पे इस्तेमाल लोग करना शुरू हुए। वहीं से ये ईडियम, चूँकि वो बहुत बारीक है, अगर आप किसी एक ऐसे एक्सीडेंट से बचे हैं जो इतना करीब हो जितना कि बाल की मोटाई है, तो आप कहेंगे कि मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ या बाल बाल बचा हूँ। तो ये बाल की मोटाई को सामने रखते हुए ये ईडियम बना है। पहली मिसाल इसकी है अलीना हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप इन ए बस एक्सीडेंट। अलीना जो है वो बस के एक्सीडेंट में बड़ी मुश्किल से बची थी या बाल बाल बची थी। इफ द अदर कार हैड बीन गोइंग एनी फास्टर, जैद वुड सर्टनली हैव बीन किल्ड, ही एस्केप्ड द डेथ बाय ए हेयर्स ब्रेथ। अगर दूसरी कार जो है वो बहुत तेजी से जा रही होती तो जैद मर चुका होता। वो बहुत ही मुश्किल से या बाल बाल मौत से बचा है। आई एस्केप द सुनामी बाय ए हेयर्स ब्रेथ। मैं सुनामी से बाल बाल बचा था। अब सुनामी जो है ये पानी का एक खतरनाक तूफान है जिसमें सारी चीजें जो हैं वो बह के चली जाती हैं। अगला इडियम है ए वाइल्ड गूस चेस। अंग्रेजी में इसका मानी है एन अनसक्सेसफुल सर्च for something that does not exist or you are unlikely to discover, wasting resources working on something that does not exist, chase for something that's beyond your reach। उर्दू में इसका मानी ये बनता है कि एक ऐसी चीज़ को तलाश करना जिसका वजूद ही ना हो या जिस तक आप पहुंच ना सकते हो। अपने रिसोर्सेज किसी ऐसी चीज़ पे लगाई जाना जो हकीकत में ना हो। ओरिजिन अगर इसका हम देखते हैं, ये फ्रेज जो है इसका वाइल्ड गोज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तस्वीर में दिखाया है, ये एक खास किस्म का जंगली परिंदा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसका पैटर्न देखें कि ये परिंदा इस तरह उड़ता है कि उनमें एक परिंदा सामने होगा और बाकी परिंदे जो हैं एक खास तरतीब में या खास पैटर्न में उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो फिर इसका ओरिजिन है कहाँ से? इसका ओरिजिन एक बहुत पुरानी घोड़ों की रेस थी, वहां से हुआ है। उस रेस का नाम, जिस इलाके में ये रेस चलती थी उसका नाम वाइल्ड गूस चेज रखा गया था। उसका नाम इसलिए रखा गया था कि जिस तरह ये परिंदे यानी वाइल्ड गीस, जो उनका पैटर्न है, घोड़े उस पैटर्न पे खड़े हो जाते हैं। एक लीड घोड़ा होता है, यानी एक घोड़ा सवार सबसे आगे होगा, वो लीड करेगा, वो गांव में या जंगल में भागता जाएगा और बाकी जो घोड़े वाले हैं उसके पीछे वैसे ही भागते जाएंगे और उनका मकसद कोई भी नहीं होगा, यानी उस गेम से या उस खेल से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो बेकार का जो है सफ़र तय करते जाएंगे। इस वजह से इसको एक बेकार कोशिश जो है वो कहा गया है। अब मिसालें हम देखते हैं। जैद मे बी ऑन अ वाइल्ड गोस चेस लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट फोन इन द ओशन। जैद समंदर से मोबाइल ढूंढने की एक बेकार कोशिश कर रहा है। चूंकि समंदर में अगर मोबाइल गुम हो जाए उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई शख्स उसमें से ढूंढना शुरू कर दे तो हम उसके लिए कहेंगे कि ये एक बेकार कोशिश कर रहा है। दूसरी मिसाल है ए वाइज पर्सन डज नॉट इंडल्ज इन ए वाइल्ड गोस चेस। एक अक्लमंद शख्स जो है वो किसी भी बेकार काम में नहीं पड़ता। अलीना एंड्स अप on a wild goose chase trying to find a rental house of her dream। अलीना जो है अपनी पसंदीदा घर ढूंढने में उसने बहुत ज़्यादा बेकार कोशिश की। जो
अगला इडियम यानी आखिरी इडियम है ऐड फ्यूल टू द फायर। अंग्रेजी में इसका मानी है एन एक्शन whether verbal or physical that makes a bad situation even worse। उर्दू में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी हालत जिसमें कोई भी, चाहे वो आप ज़ुबान से करें चाहे वो अपने हाथ से करें, कोई भी ऐसा काम करें कि जो बुरी हालत है वो मज़ीद बुरी तरीन हो जाए। कोई ऐसा काम करें जिससे मज़ीद हालात जो हैं वो बिगड़ जाएं, ख़राब हो जाएं। काज सर्कमस्टांसिस आर डिस्प्यूट टू बिकम फर्दर एक्सेसिव। कोई ऐसा काम करना कि अगर लड़ाई हो रही हो तो वो मज़ीद, कोई झगड़ा हो रहा हो तो वो मज़ीद जो है वो बढ़ जाए, वहाँ पे हम ऐड फ्यूल टू द फायर, जलती पे तेल फेंकना, इसका उर्दू तर्जमा हम कर सकते हैं। ओरिजिन इसका कहाँ से है? एडिशन ऑफ फ्यूल जो है, फ्यूल कुछ भी हो सकता है, जैसे पेट्रोल हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, कपड़ा या कागज़ हो सकता है, ये सारे फ्यूल हैं। फ्यूल हम उस चीज़ को कहते हैं जो ईंधन है और वो जल सकता है। तो हम कोई भी फ्यूल अगर लकड़ी जलती हुई आग के ऊपर फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, वो मज़ीद तेज़ी से भड़केगी। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक शख्स जो है पहले लगी हुई आग पे पेट्रोल फेंकता है और वो पहले से बहुत तेज़ी के साथ भड़कना शुरू कर देती है। तो अगर दो शख्स लड़ रहे हों, कोई तीसरा बंदा कोई ऐसी बात कहे कि जिससे वो मज़ीद भड़क उठें, तो वहाँ पे हम ऐड फ्यूल टू द फायर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम देखते हैं ये इडियम कितना पुराना है, तो कदीम रोम जो है उसमें तकरीबन पहली सदी ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ तीतस लिवियस के अंदर हम इसको देख सकते हैं। जो लाइन उसमें लिखी है वहाँ पे एडेड फ्यूल टू द फायर जो है उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये इडियम काफ़ी 1400 या 1500 साल, आप कह सकते हैं कि 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना हमें इसके शवाहद मिलते हैं। मिसाल इसकी पहली जो है, द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू ऐड फ्यूल टू द फायर बाई इंक्रीजिंग द पेट्रोल प्राइस अंडर सच अ हार्ड सिचुएशन। गवर्नमेंट कभी भी इन मुश्किल हालात में तेल की कीमत बढ़ा के जलती के ऊपर तेल फेंकने का काम नहीं करेगी। जैद ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर व्हेन ही अक्यूज द अदर टीम ऑफ चीटिंग। जैद ने जब दूसरी टीम पे धोखाधड़ी करने का इल्ज़ाम लगाया तो उसने जलती के ऊपर तेल फेंका। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इम्पोज द कर्फ्यू इन द सिटी, ऑर्गेनाइजिंग अ रैली इन सच अ सिचुएशन विल ओनली ऐड फ्यूल टू द फायर। जो इंतज़ामिया है उसने शहर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया है और इन हालात के अंदर जलसा करना या रैली निकालना जलती के ऊपर तेल फेंकेगा या हालात को मज़ीद बुरा कर देगा या ख़राब कर देगा। हिज स्पीच एडेड फ्यूल टू द फायर। उसकी तकरीर ने हालात को मज़ीद कशीदा कर दिया, मज़ीद ख़राब कर दिया। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।